Okay. Flamingo, chapter 2. Chapter's name is Lost Spring. Spring का मीनिंग आपको पता है? एक सीजन का नेम होता है. इट्स अ ब्लॉसमिंग सीजन, जहाँ पे ये जस्ट रेन के बाद में का सीजन होता है. जैसे सावन भी बोल सकते हैं हम लोग, या सावन के बाद में भादो होता है. एक्चुअली में वो होता है जिसमें ऑल ऑल ओवर अराउंड यू विल सी ग्रीनरी. बट द चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट लॉस्ट स्प्रिंग. तो एक ऐसी स्प्रिंग जो गुम हो गई है. स्प्रिंग का सीजन नहीं, एक स्प्रिंग का सीजन तो हम ये मान सकते हैं कि खुशी से रिलेटेड है, अच्छी चीजों से रिलेटेड है, ब्लॉसमिंग से रिलेटेड है. बट वो सब चीजें गुम हो गई हैं. किसके लिए? उसने टाइटल के अंदर में स्लोगन भी दिया हुआ है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. दो बच्चों की कहानी है, दो अलग अलग कहानियां हैं यहाँ पे. दो बच्चों की कहानियां दिखाई जाएंगी जिसके अंदर में उनके चाइल्डहुड को किसी ने चुरा लिया है. किस तरीके से चुरा लिया है, मतलब उनका बचपन छिन गया है, या उनकी सिचुएशन ऐसी है मजबूरी के ऊपर या चाइल्ड लेबर के ऊपर, जिसके अंदर में वो चाइल्डहुड को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. एंड फॉर द लाइफ, if we call life a journey, or if we consider life as one year, then the childhood phase is called the spring phase of that. तो lost spring का मतलब है stolen childhood, in other words. समझ में आया मीनिंग? All right. So the writer is Anis Jung. He was born in she was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. चाइल्डहुड उसका रोरकेला में बीता, बाद में एडोलसेंस यानी कि टीनेज जो होता है उस टाइम पे ये हैदराबाद में थी. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बाद में हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका भी गई. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. Anis Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad. तो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में एडिटर्स और कॉलमिस्ट का भी काम किया है. फिर बाद में राइटिंग करियर स्टार्ट किया, और दो दो राइटर्स थे. इसके पेरेंट्स मतलब राइटर्स थे दोनों, तो उनके साथ में राइटिंग की स्किल्स आती ही थी इसको. फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग. तो उसकी एक बुक है लॉस्ट स्प्रिंग नाम की, उसमें से दो कहानियां निकाल के यहाँ पे बताई गई हैं. हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पोवर्टी. ग्राइंडिंग मतलब ग्राइंडर मिक्सर होता है ना, ग्राइंड करना यानी किसी को चूरा बना देना. तो पोवर्टी जो है एक तरीके से ग्राइंडर होती है, जो हर सपने को, हर आशा को, उम्मीद को चूरा बना देती है, खत्म कर देती है. ग्राइंडिंग पोवर्टी एंड ट्रेडिशंस. ट्रेडिशंस जो पुराने जमाने से चलती आ रही हैं, लोग उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, विदाउट क्वेश्चनिंग, विदाउट एनी काइंड ऑफ वॉइस. विच कंडेम मतलब खराब करना या निंदा करना. विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. तो जो ये ग्राइंडिंग प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशंस की बातें करेगी दो अलग अलग स्टोरीज में, वो जो क्या कर रही हैं, वो इन दोनों बच्चों की, जो बच्चों की कहानी है, उन दोनों बच्चों के चिल्ड्रन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनकी लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ओके. हियर ये जो पहली स्टोरी है, उस पहली स्टोरी का एक टाइटल दिया हुआ है उसने छोटा सा, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. ये टाइटल है. अब गार्बेज तो आपको पता ही है क्या होता है. गार्बेज मीन्स कूड़ा, कचरा जो होता है. आपके कॉलोनी के आसपास भी कई सारे गार्बेज कलेक्टिंग बूथ वगैरह होंगे, जैसे बड़े बड़े मेट्रोस में तो होते ही हैं. अहमदाबाद में भी काफी जगहों पे, कम जगहों पे है लेकिन काफी जगहों पे है. ठीक है. तो गार्बेज कलेक्शन जो होता है ना, वहां से कई सारे बच्चे सुबह सुबह आके गार्बेज कलेक्ट करके उठा उठा के लेके जाते हैं. तो ये गार्बेज कलेक्टर क्या करते हैं, ये बच्चे ऐसा भी आपने देखा होगा, मोहल्लों में भी घूमते रहते हैं, पीछे से एक झोला लटका के घूमते हैं, और जगह जगह से पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह उसे उठा उठा के कचरा भरते रहते हैं. बाद में कचरे के डिब्बे के पास में जाते, कई बार कचरे के डिब्बे के अंदर में हाथ डाल डाल के चीजें निकालते हैं. सो एक टाइटल उसने दिया है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. ये कैसे एप्लीकेबल है वो आगे स्टोरी में पता पड़ेगा. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अभी अनीस जंग खुद अपने बारे में बता रही है कि मेरे नेबरहुड में ही, मेरे घर के पास में ही एक गार्बेज डंप है, जहाँ पे मैं रोज सुबह एक लड़के को रोज उसको देखती हूँ, वो कचरे के अंदर में हाथ डालता है. स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड मतलब जैसे जमीन खोद के लोग सोना निकालते हैं ना, वो कचरा खोद खोद के उनमें से ऐसी चीजें निकालता है जो उसके लिए सोने जैसी हैं.
सोने जैसी नहीं है एक्चुअली, बट मे बी उसके अंदर में प्लास्टिक का कुछ उसको मिल जाता है काम, कुछ बॉटल वगैरह मिल जाती हैं, जो बॉटल बेचने में उसको 2-4 रुपए की कमाई हो जाती है। तो उसको एक एक रुपए के लिए भी उसको कचरे के डिब्बों में हाथ डाल डाल के ऐसे कचरा निकाल के और इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये उससे पूछती है, साहेब उसका नाम है लड़के का, वाई डू यू डू दिस, ये तुम क्यों करते हो? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Anyone saying anything? Okay. All right. So उसने साहिब से ऐसा पूछा। साहिब left his home long ago. वो बता रही है कि साहिब की स्टोरी मुझे पता है, उसने अपना घर बार तो काफी सालों से छोड़ दिया था पहले से ही। उनका जो खुद का घर था वो छोड़ दिया था। अभी कहाँ रहते हैं वो? टेम्पररी रिफ्यूज वगैरह में रहते हैं। सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजीज हैं। बांग्लादेश में पुराने टाइम में बहुत, जब बांग्लादेश इंडिया से अलग हुआ था, उस टाइम में वहाँ पे रहने वाले हिंदू और वहाँ पे रहने वाले नॉन मुस्लिम लोगों को, कई सारे दूसरी कास्ट के लोगों को भगा के बाहर कर दिया जा रहा था। और वो लोग या तो वहाँ पे रहते भी थे तो उनके घर बार छीन लिए जाते थे, उनको कोई जो नौकरी नहीं मिलती, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था एक तरीके से। तो उनमें से रिफ्यूजीज में से कई सारे लोग इंडिया में आ गए थे, इंडिया में आके शरण ले ली थी, जिन्हें रिफ्यूजीज बोला जाता है। आज कल तुमने कई सारी एक बात सुनी होगी, 370A, या फिर जो CPP सिटीजनशिप का CEA वगैरह चल रहा था। तो वो सिटीजनशिप वगैरह इन लोगों के लिए ही चल रहा था, जो बांग्लादेश से या दूसरे देशों से रिफ्यूजी बन के इंडिया में आए हुए हैं और काफी साल से इंडिया में रह रहे हैं। तो उन लोगों को अब इंडियन सिटीजनशिप दी जाए नहीं दी जाए, उसके बारे में वो सारे विचार विमर्श CAA आर्टिकल में होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बट अभी इस चैप्टर के अंदर में वो नहीं है, तो इसमें इनको कोई सिटीजनशिप नहीं मिली है, सो इनको कोई राइट्स नहीं है। ये नॉन इंडियन होते हुए भी इंडिया में रहते हैं, तो उनकी कैसी हालत होगी ये तुम सोच सकते हो। रिफ्यूजीज हैं। ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका मतलब ढाका में इनके बड़े बड़े खेत खलियान वगैरह हुआ करेंगे, बड़े घर भी हुआ करेंगे, लेकिन वो सब छोड़ के इनको भाग के यहाँ आना पड़ा, अपनी जान बचा के और 2 जोड़ी कपड़ों के साथ में, या जैसे भी आ गए ये लोग। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब उसके यादों में भी, दूर दूर की यादों में भी उसका घर कभी बाकी नहीं है, क्योंकि शायद बहुत छोटा होगा जब उसके माँ बाप उसको लेके आ गए होंगे। अब तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो अब इसकी मेमोरी में भी कहीं दूर दूर तक भी उसके पुराने वाले घर की यादें भी नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. हाँ, कभी कभार उसकी माँ उसको बताती रहती है बातों में कि वहां पे बहुत सारे तूफान थे। तूफान का मतलब नेचुरल तूफान भी, मैन मेड तूफान भी, जो दंगे वगैरह राइट्स वगैरह होते हैं वो मैन मेड तूफान कहलाते हैं। तो दोनों थे। और जिन्होंने उनके मतलब खेत खलियान भी छीन लिए, घर बार भी छीन लिए, और धीरे धीरे उनको बेकार सड़क पे ला दिया, बाद में अपना देश छोड़ के इंडिया में लाने को मजबूर कर दिया, इस तरीके से। दैट्स वाई दे लेफ्ट। और इसी वजह से उनको छोड़ना पड़ा अपना देश। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। अभी ये यहाँ पे रहता है हैदराबाद में या साउथ इंडिया में कहीं पे रहता है। तो वहां पे बड़ी शहर में रह रहा है। वहां पे क्या कर रहा है? कचरों के डब्बे में हाथ डालता है, या लुकिंग फॉर गोल्ड। ये लुकिंग फॉर गोल्ड को उसने ईडियम को सरकाजम के रूप में यूज किया है, कि हम लोग लुकिंग फॉर गोल्ड में कह सकते हैं कि मे बी हम वी आर लुकिंग फॉर हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस और गुड करियर और गुड जॉब वगैरह, ये सब हमारे लिए गोल्ड होते हैं। लेकिन एक कचरा गार्बेज कलेक्टर के लिए गोल्ड क्या होगा? उसके लिए कभी कभी कचरे के डिब्बे में 1 रुपया 2 रुपया में मिल गया तो उसके लिए तो गोल्ड जैसा हो जाता होगा। इसलिए वो टाइटल दिया है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो जैसे ही उसने पूछा अनीस जंग ने, ये देखो उसके सामने रोज आता होगा, रोज कचरा ढूंढता होगा, तो ये सोचती होगी उससे बात करूं। लेकिन एक बार उसने सोच के और जाके बात करी भी उससे, और उससे पूछा कि ये क्यों करते हो तुम ऐसा? तो उसने बोला, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। मटर्स मतलब बड़बड़ाते हुए बोलना। और उसने ऐसे ही जवाब दिया कि और क्या करूं, और कुछ करने को ही नहीं है, इधर उधर देखते हुए। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. देखो, ग्लिबली मतलब होता है फ्लो में। एक फ्लुएंट टॉकर जो होता है ना, उसको ग्लिब टॉकर बोलते हैं, जो फटाफट फटाफट बोलता जाता है उसको ग्लिब टॉकर बोलते हैं। तो ग्लिबली मतलब एक फ्लो में। तो उसने फ्लो में ऐसे ही, जैसे ही उसने जवाब दिया कि मेरे को पास और कुछ करने को है नहीं, तो इधर से राइटर ने फटाक से बोल दिया, अच्छा स्कूल जाओ ना। लेकिन बाद में एकदम से रियलाइज हुआ कि इसको मैं कैसे बोल रही हूँ स्कूल जाओ ना।
ये बच्चा ऐसा परिवार से है जिनके पास कुछ करने को नहीं है, एक एक रुपए के लिए ये कचरा ढूंढता है, कचरों के डिब्बों में हाथ डालता है, प्लास्टिक निकालता है या जाके बोतलें बेचता है। इसके पास स्कूल जाने के लिए कहाँ से पैसे होंगे और उसको कौन स्कूल भेजेगा? तो एकदम से उसको रियलाइज हुआ कि यार मैंने क्या एडवाइस दे दी इसको, ये होलो है एडवाइस। होलो मतलब खोखली है। तो उसको रियलाइज हुआ एकदम से, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। बट वो सामने से बच्चा क्या जवाब देता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल है ही नहीं, मतलब वो जहाँ रहते हैं, रिफ्यूजीज जहाँ रहते हैं ये लोग, वहां पे कोई आसपास कोई स्कूल ही नहीं है। और वो ऐसे ही मजाक में बोल दिया या जैसे भी उसने बोल दिया कि कभी बनेगा हमारे आसपास तो जाऊंगा स्कूल। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अनीस जंग ने एकदम से पूछ लिया, अच्छा मैं स्कूल चालू करूंगा तो आएगा तो उसको स्कूल में? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उसने कह दिया हाँ ठीक है आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर, अब वो डायलॉग को, उन कॉन्वर्सेशन को कुछ दिन निकल गया, कुछ दिनों बाद उसने देखा, अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिनों बाद वो साहिब सामने से दौड़ता हुआ आता है राइटर के पास में, आके बोलता है, इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल बन गया? क्या आ जाऊं स्कूल कल से? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। राइटर ने बोला नहीं नहीं, 2-4 दिनों में कोई स्कूल बन जाता है क्या? बहुत टाइम लगता है। आई से, embarrassed at having made a promise that was not meant। तो उसको बाद में शर्म महसूस हुई या ऐसा लगा, शर्मिंदा हुई अपनी बातों पे कि यार मैंने इसको क्या प्रॉमिस कर दिया, बातों ही बातों में मैंने इसको प्रॉमिस कर दिया कि मैं स्कूल बनाऊंगी, जबकि मेरा कोई इरादा नहीं था स्कूल बनाने का। और ये बच्चा देखो मेरी बातों पे यकीन करके सोच रहा है कि स्कूल बनेगा और मैं स्कूल जाऊंगा, ऐसा करके है। लेकिन but promises like mine abound in every corner of his bleak world। ब्लीक मतलब धुंधला सा या खराब सा। उसके अंधेरे वाले जो जीवन में, अंधेरे वाले दुनिया में उसकी, उसके हर जगह पे आपको ऐसे प्रोमिस मिल जाएंगी। कई सारे नेता लोग इनकी और रेफ्यूजी कैंप वगैरह में जाते हैं, जाके बोलते हैं कि आप हमें वोट दो, हमारी सरकार आएगी तो हम आपको सिटीजनशिप दिला देंगे, ऐसा करा देंगे, आपके यहाँ लाइट का कनेक्शन करा देंगे, आपके यहाँ स्कूल खोलेंगे, आपके यहाँ पानी भिजवा देंगे साफ, ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत सारे प्रोमिस इनकी लाइफ में ऐसे आते रहते हैं, लेकिन वो सारे प्रोमिस कभी पूरे नहीं होते हैं। तो इसने कहा कि यार इसको तो आदत होगी, इसके बहुत सारे प्रोमिस वैसे भी कभी पूरे नहीं होते होंगे, तो मैंने एक प्रॉमिस कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ध्यान से हटा दिया। गाइस समझ में आ रहा है ना? ऑल ऑफ यू अवेक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, awake, awake, awake. ओके गुड। आफ्टर Yes. मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, अब कुछ महीने हो गए थे इनकी, कभी कभार ऐसे बातचीत हुआ करती थी, ऐसे थोड़ा बहुत जान लेती थी उसके बारे में। कुछ महीने निकल गए हैं, फिर से बाद में इससे पूछा, आई आस्क्ड हिम हिज नेम। तब जाके इसने उसका नाम पूछा। अभी तक तो सिर्फ ए करके या ओ करके बात करती होगी, लेकिन कुछ महीनों के बाद में इसको नाम पूछा इसका, तो सामने से उसने नाम का जवाब दिया, साहिब आलम। पूरा नाम था उसका साहिब आलम, बांग्लादेश में ऐसे नाम होते हैं। तो उसने ये नाम दिया। तो साहिब आलम का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? आलम मतलब जहान, जिन जो पूरा वर्ल्ड है, और उसका साहिब मतलब यानी कि किंग, किंग ऑफ द वर्ल्ड। ही अनाउंसेस, उसने अपना नाम का जवाब दिया। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको पता भी नहीं था इसका मीनिंग। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव हर्ड अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। उसको कभी यकीन नहीं होता ऐसा बिलीव करने में कि मेरा नाम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, जबकि मेरे पास तो कचरा ढूंढने के अलावा कोई काम ही नहीं है। So, unaware of what the name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like in the morning birds and disappear at noon। तो कह रही है कि उसको अपने दोस्तों के साथ सर साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है जरा भी नहीं। સર. યસ સર. અલા સર એમને એમ બોલ્યા જાય સર. સર આપણે આવાજ જ નહીં જતી લાગતી. हेलो हेलो। હેલો સર 1 2 3 1 2 3. અલા મેસેજ माइक ઠોકો. टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। અલા અલા મેસેજ હારું ઠોકો. એમના બેહરો ને અલા હારું ના પાડે એ ના. સાહેબ ને હારું બોલે રાખે. તમને મેસેજ ઠોકો લ્યા. મેસેજ ઠોકો સર. ઓ સર. સર.
So after months of knowing him, कुछ महीने निकल गए हैं, I asked him his name. यानी कि अभी तक उसको नाम भी नहीं पता था, ऐसे ही कुछ भी करके बुलाती होगी, अरे इधर आ ऐसे करके सुन लो या वगैरह बुलाती होगी, तो नाम नहीं बुलाती थी। अभी उस दिन उसने नाम पूछा काफी महीनों के बाद में, तो उसने नाम बताया साहिब आलम। He does not know what it means. If he knew its meaning, उसके नाम का मीनिंग क्या था? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे जहान का राजा। तो इस नाम को वो लेके चलता है, अपने नाम का अगर मीनिंग उसको पता होता तो कभी उसको विश्वास नहीं होता कि उसका नाम सही है कि नहीं है, राइट? So he would have had a hard time believing it, unaware of what his name represents. उसके नाम का मीनिंग भी उसको नहीं पता था। He roams the streets with his friends. पूरे इस इलाकों में घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ। और उसके दोस्त कैसे हैं? It is an army of barefoot boys. पूरे सारे के सारे बच्चे जो हैं नंगे पैर घूमते रहते हैं वहां पे। Who appear like the morning birds and disappear at noon. जैसे बर्ड्स जो होते हैं सुबह सुबह उठ के अपना दाना लेके निकल जाते हैं और दिन तक वापस गुम भी हो जाते हैं, वैसे ही ये बच्चे सुबह सुबह निकल के कचरा ढूंढने लग जाते हैं और दिन तक वापस घर पहुंच जाते हैं। Over the months, I have come to recognize each of them. अब कुछ महीने हो गए उन लोगों से मिलते हुए, कभी साहिब से, कभी अकेले में, कभी सबसे मिलती रहती है, बातें करती है थोड़ा बहुत, तो धीरे धीरे करके सबके नाम पता पड़ गए, सबके बारे में जानने लग गई है ये थोड़ा थोड़ा। Why aren't you wearing chappals? I asked one. तो उन लोगों में से एक बच्चे से पूछ लेती है कि तुम लोग चप्पल भी नहीं पहनते हो? My mother did not bring them down from the shelf, he answers simply. तो उसने बच्चे ने जवाब दिया कि हमारे पुराने घर में ढाका में होती थी मेरे पास चप्पल, लेकिन वहां से जब भाग के आए तब मेरी माँ लेके ही नहीं आई शेल्फ से, अब मेरे पास है ही नहीं तो कहाँ से पहनूं? सिंपल जवाब दे दिया बच्चे ने। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. अब उनमें से एक लड़का दो शूज पहन के बैठा था, लेकिन दोनों शूज अलग अलग थे। मे बी एक ब्लैक होगा, एक व्हाइट होगा, एक दूसरे कलर का, जो भी वो आपस में मैच नहीं करते थे, यानी कि उसको भी किसी ने मिले होंगे या कचरे के डब्बे में मिले होंगे या किसी ने दिए होंगे, वो पहन रहा था इस तरीके से। तो कहता है कि नहीं, अगर तेरे चप्पल आए भी होते ना वहां से तो भी तू फेंक देता, तेरे पास होते भी ना तो तू फेंक देता, क्योंकि ऐसे चप्पल से क्या फायदा जो उल्टे सीधे मैच होते हो या उनमें छेद हो वगैरह। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैं बोली शूज के बारे में या चप्पल के बारे में तो वो अपने जूते छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको शर्म तो आ रही है दोनों अलग अलग जूते पहनने में, लेकिन वो पहनता है फिर भी। He shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities सर ने on. आवाज हेलो, सर आपकी वो क्या हुआ गाइस? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो राकेश बोल रहा है नहीं आ रही है। सर उसको पढ़ना कट नहीं है रही तो है सर। नाटक कर रहे हैं। ओके, फोन ये फेंक चलो, दे वाकई राकेश, चुमा कटता है। ऑलराइट ऑलराइट, फोन फेंक लेट्स दे गो, राकेश। लेट्स गेट हाँ बैक। चालू। ओके, सो अभी वो शूज के बारे में बात कर रहे थे, इतने में तीसरा लड़का बोल देता है आई वांट शूज, कि नहीं नहीं मुझे तो शूज चाहिए, ठीक है ना। जिसको वो क्यों चाहिए? क्योंकि वो बोलता है कि मेरी जिंदगी में आज तक कभी मैंने शूज देखे ही नहीं है, कभी पहने ही नहीं है, मेरे पास कभी शूज होते ही नहीं थे। शायद इसका जन्म ही या इंडिया में हुआ हो या वहां पे भी हुआ हो, तो वहां पे इतना छोटा होगा तब उसके पास पैसे जूते नहीं होंगे, या इनके मदर फादर के गरीब होंगे उसके पास वहां पे भी जूते नहीं थे, लाइक दैट मे बी। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. तो ये कह रही है कि मैं कई सारी सिटीज वगैरह में या कंट्रीज वगैरह में गई हूँ, तो मैंने देखा है कुछ लोग बेयरफुट घूमते रहते हैं, चाहे विलेज हो चाहे सिटीज हो, उसमें भी कई लोग घूमते रहते हैं। बट इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। कई लोग उसको बोलते हैं कि सिर्फ पैसे की कमी की वजह से ये चप्पल नहीं पहनते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि चप्पल अब मुश्किल से कितने में आती है? 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए तक की चप्पल आ सकती है हमारे यहाँ पे, लेकिन जनरली उन लोगों के लिए तो सस्ती वाली, उन्हीं इलाकों में सस्ती वाली भी मिलती होंगी। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो उन लोगों को सस्ती वाली आती होगी, तो सस्ती नहीं ले सकते हैं क्या? ले सकते होंगे, बट वो जानबूझ के नहीं लेते होंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशन बना दी है। शायद उसके पापा ने नहीं पहनी कभी भी, तो अपने बच्चे को भी नहीं दिलाई, या दो भाई होंगे, बड़े भाई को नहीं दिलाई तो अब छोटे भाई को भी नहीं दिलाएंगे, या बड़े भाई को दिला दी तो छोटा भी जिद करेगा इसलिए नहीं दिलाई, मे बी।
XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है, बट ये लोग उसको ट्रेडिशन बना देते हैं और बेयरफुट घूमना अपनी शान में चलते हैं। आई वंडर, उसको ऐसा लगा कि यार सही में ये ट्रेडिशन है या एक्सप्लेनेशन है या हमारे समाज का बनाया हुआ एक एक्सक्यूज है ताकि इन लोगों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, उसको हम एक्सक्यूज बना के रखे हैं। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. तो एक स्टेट ऑफ पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने का ये एक्सक्यूज है हमारी तरफ से। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस उनकी पॉवर्टी होती है। कई लोग होते हैं ना ऐसे जो गरीब पैदा होते हैं, गरीब ही रह जाते हैं पूरी जिंदगी भर, और जिंदगी क्या, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो गरीब ही रहते हैं। झोपड़पट्टी वालों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कंटिन्यूअस पॉवर्टी में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी ट्रेडिशन बन जाती है, उनको आदत हो जाती है उस तरीके से रहने की। I remember a story of a man from Udupi once told me. Udupi is a name of city in South Karnataka में. Udupi once told me as a young boy he would go to school past an old temple. कह रही है कि उद्दीपी में मेरे को एक बंदा मिला था जिसने मेरे को स्टोरी सुनाई थी, और वो बता रहा था अपने बारे में ही कि जब वो छोटा सा बच्चा था और एक स्कूल के पास से निकलता था जहाँ पे एक टेम्पल था। गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, यानी कि एक ओल्ड टेम्पल था, ओल्ड टेम्पल को पार करके बाद में उसका स्कूल आता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, उस टेम्पल में उसके पापा प्रीस्ट यानी पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. इस बच्चे के पास उस एज में, बचपन में शूज नहीं थे। ये स्कूल जाता था लेकिन शूज नहीं होते थे, ऐसे ही नंगे पैर जाता था। और उसके पापा पुजारी थे, उस टाइम पे पुजारियों को इतनी ज्यादा कमाई नहीं होती थी, ये बता रही है। तो जब भी वो वहां से निकलता टेम्पल से, देखता अपने पापा को प्रे करता हुआ, तो खुद भी गॉड को बो करके ऐसे झुक के और प्रे करता, खुद पेयर ऑफ शूज मांगता था हमेशा। तो वो स्टोरी उसने सुनाई थी। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. कह रही है 30 साल बाद, वो 30 साल पहले की कहानी थी, 30 साल बाद जब मैं उसके टेम्पल में, जब उस टाउन में गई दोबारा और वो टेम्पल मैंने विजिट किया। Yes, just hold on, give me a minute, there's a call. Okay, sorry guys. Yeah, so 30 years later, ये बता रही है 30 साल बाद मैं उसी टाउन में गई and I visited the same temple which was now drowned in an air of desolation. Desolation मतलब सुनसान। उस टेम्पल के आसपास कोई होता ही नहीं है आजकल। It is drowned in an air of desolation. सुनसान एरिया में है वो, ठीक है। In the backyard where lived the new priest. अब उसी टेम्पल का जो नया प्रीस्ट है वो उसी टेम्पल के पीछे की तरफ रहता है, बैकयार्ड वाले आंगन में रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वो प्रीस्ट तो बहुत धनवान था, बहुत अमीर था, उसके बाद बहुत पैसा था। रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर रखी हुई थी उसके आंगन में ऐसे, और घर बढ़िया शानदार सा बना हुआ था। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और वहां पे एक छोटा बच्चा जो यूनिफॉर्म पहन के आया था ग्रे कलर की, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, उसको सॉक्स और शूज भी पहने हुए थे, अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। एकदम से आया दौड़ता हुआ, और दौड़ता रहता इसलिए हाँफ रहा था। पैंटिंग मतलब हाँफना, जो सांस फूल जाती है ना उसको पैंटिंग बोलते हैं, PANTING। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और आके एकदम से अपना बैग उठा के सीधा बेड पे फेंका, और शूज उतार के दूसरी तरफ फेंके, सॉक्स उतार के दूसरी तरफ फेंके, जैसे कि अमीर बच्चों की आदतें होती हैं। कई बार स्कूल से आया, इधर उधर फेंक दिया यूनिफॉर्म, ये कर दिया वो कर दिया, ध्यान नहीं है, और जाके टीवी बैठ के चलाने लग गए या कुछ भी गेम खेलने लग गए, लाइक दैट, ऐसे करते हैं। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when we had finally got a pair of shoes. तो एकदम से 30 साल बाद एक नए प्रीस्ट के नए बच्चे को देख के और उसकी आदतें देख के उसको पुराने 30 साल वाले बच्चे की याद आ गई, 30 साल पहले वाले पुराने बच्चे की याद आ गई, जब वो बच्चे के पास शूज नहीं हुआ करते थे और रोज टेम्पल के आगे से जाता था और प्रे करता था एक पेयर ऑफ शूज के लिए। अब इस बच्चे के पास पेयर ऑफ शूज तो है और आता है तो उसकी कदर नहीं करता है। ऐसा जिंदगी में होता है। तो उसने लाइफ की एक रियलिटी बताई है, कई बार जो चीजें हमारे पास होती हैं हम उसकी कदर नहीं करते हैं, और जब नहीं होती हैं तब हमें उनकी कमी महसूस होती है। Let me never lose them. The goddess had granted his prayer.
तो जब उस बच्चे को सही में उसको पहले पेयर ऑफ शूज मिले होंगे तो उस बच्चे ने कितना संभाल के रखा होगा वो पेयर ऑफ शूज, और उसने ये बोला होगा शायद अपने आप से, लेट मी नेवर लूज देम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज पेयर, let me never lose them, the goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes. और आजकल के बच्चे जैसे सन ऑफ द प्रीस्ट था, वो अगर उनके पास सारी चीजें मिल भी जाती है ना तो वो उसकी कदर नहीं करते हैं. बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स का मतलब होता है कचरा उठाने वाले. तो ये कचरा उठाने वाले साहेब और उसके जैसे दूसरे दोस्त जो उसके नेबरहुड में आते हैं, इसके जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज भी दे रिमेन शूलेस. उनकी हालत ऐसी चलती है, वो कचरे का काम ही करते हैं या कोई और लेबर का काम करते रहते हैं और उस तरीके से घर चलाते हैं अपना ये लोग. तो ट्रेडिशनल पॉवर्टी होती है इनके यहाँ पे, उसकी कहानी बता रही है. और फिर एक उदीपी वाले एक बंदे की बात बताई जो एक प्रीस्ट का बेटा था जिसके पास शूज नहीं थे, और जब भी अपने स्कूल जाता था तो अपने टेम्पल के पास से निकलता था, जो टेम्पल में उसके पापा प्रीस्ट थे. उसके पापा प्रीस्ट थे लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उसके पास शूज हों, उसके पास शूज नहीं थे बचपन में. तो वो हमेशा टेम्पल से निकलते हुए हमेशा शूज की प्रेयर करता था. और 30 साल बाद जब उसी टेम्पल के पास में ये राइटर जाती है तो अब जो नया पुजारी है, उस नए पुजारी का बेटा जो है, अब वो नया पुजारी बहुत अमीर है और उसका बेटे के पास तो बहुत सारे शूज है लेकिन वो शूज की कोई कद्र नहीं करता है. तो ये दिखाना चाहती है कि हमारे पास जब चीजें होती हैं तो हम उसकी कद्र नहीं करते हैं, और जब नहीं होती है तो हमें कमी महसूस होती है. तो हमें जब हमारे पास एक्स्ट्रा होता है तो हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनके पास नहीं है. ये एक पॉइंट देती है वो. So, here, now going ahead with that, my acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी. सीमापुरी ये दिल्ली का बात बता रही है एक्चुअली. सीमापुरी वहाँ पे है इलाका, ये दिल्ली में रहती थी. तो सीमापुरी नाम के इलाके में जो दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पे आता है, जैसे हमारे अहमदाबाद के बॉर्डर पे हाँ क्या कहते हैं साणंद वगैरह आते हैं, वैसे ही सीमापुरी आता है. तो अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, कि है तो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ लगा हुआ लेकिन फिर भी दिल्ली से बहुत किलोमीटर्स दूर रहता है मेटाफोरिकली. तो इसलिए कंपेयर किया है कि सिटी में होते हुए भी ये सिटी के पार्ट नहीं है, या समाज में होते हुए भी समाज के पार्ट नहीं है ये लोग. तो ये मेटाफोर यूज किया है उसमें इन लोगों के लिए बताने के लिए कि दो तरीके के समाज होते हैं हमारी दुनिया में, एक जिसमें हम लोग रहते हैं और एक जहाँ ये लोग रहते हैं. इनके समाज में कुछ भी नहीं है, ये बता रही है. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. तो कह रही है सीमापुरी में जब मैं गई थी इन लोगों के साथ में मिलके इनके घर बार देखने के लिए गई थी एक बार, तो वहां मैंने देखा था बहुत सारे लोग रहते हैं, बस्ती बनी हुई है इनकी तो पूरी, और सारे के सारे लोग बांग्लादेश से 1971 से आए हुए हैं, 1971 से आए हुए हैं, और अभी 2020 तक भी अभी तक उनको मतलब सिटीजनशिप नहीं मिली. अभी आपने सुना होगा आर्टिकलशिप वगैरह निकला है वो नया, जिसमें इनको दिए जाने की बात की जा रही है सिटीजनशिप. साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है. सीमापुरी was then a wilderness. Wilderness मतलब पूरा जंगल था. 1971 में तो ये पूरा जंगली इलाका था, सुनसान था. It still is. और आज भी आप देखो तो बस्ती के अलावा कुछ है नहीं वहाँ पे, क्योंकि ना पानी का कनेक्शन है, ना लाइट है, ना कुछ है. तो रहने जैसी कंडीशन तो नहीं है वहाँ पे, इसलिए अभी भी वाइल्डरनेस जैसा ही है. बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, पर खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हजारों की तादाद में ये लोग बांग्लादेश जाके रहते हैं. ओके. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, अभी यहाँ पे कच्चे मकान बने हुए हैं, कीचड़ से या मिट्टी के बने हुए मकान हैं इनके, विथ रूफ्स ऑफ टिन, जहाँ पे टीन की छतें लगी हुई हैं, एंड टारपोलिन, टारपोलिन वो जो प्लास्टिक होती है बड़ी वाली, वो उनकी छतें बनी हुई हैं ऐसे. तो झोपड़पट्टी टाइप बना हुआ है. डिवॉइड ऑफ सीवेज, सीवेज यानी गटर भी नहीं है इनके यहाँ पे, तो गंदा पानी जो बहता है तो वही बाहर ही बहता रहता है, नदियों में नालियों में ऐसे ही बहता रहता है. ड्रेनेज, यहाँ ड्रेनेज भी नहीं है इनके यहाँ पे. और रनिंग वाटर घर में भी नहीं है, बाहर हैंडपंप से भर के पानी ले जाते होंगे. लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहां पे 10,000 से ज्यादा कचरा उठाने वाले लोग रहते हैं, यानी ये बांग्लादेशी रहते हैं. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी. 1971 में आए थे और अभी ये 2001 के आसपास या 2005 के आसपास इसने ये बुक लिखी थी, तब बता रही कि 30 साल से ज्यादा इन लोगों को हो गए वो वहां पे रहते हुए विदाउट आइडेंटिटी. इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इनको कोई वोटर कार्ड नहीं है, इनका कोई राशन कार्ड नहीं है, इनका कोई आइडेंटिटी नहीं है इंडिया में. विदाउट परमिट्स, कोई परमिट्स भी नहीं है इंडिया में रहने की, बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन.
हाँ, कुछ नेताओं ने अपनी पार्टी के लिए वोट बैंक क्रिएट करने के लिए जबरदस्ती इनका राशन कार्ड बनवा दिया होगा, बिना सिटीजनशिप के भी इनका राशन कार्ड बनवा दिया होगा, ताकि इनका राशन कार्ड बना तो बाद में इनका वोटर आईडी कार्ड बन गया, वोटर आईडी कार्ड बन गया तो इनका वोट डलेगा, और वोट डलेगा तो उन नेताओं को मिलेगा। इसलिए कुछ नेताओं ने अपने फायदे के लिए उनका राशन कार्ड बनवा दिया होगा। हाँ, उस राशन कार्ड से इनको थोड़ी बहुत ग्रेन की हेल्प मिल जाती है, अनाज वगैरह मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। अब ये चीज आपको एक बात बताती है, लाइफ में बहुत बड़ी सच्चाई है ये। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। दुनिया में जीने के लिए नाम से ज्यादा खाना जरूरी है। खाना नहीं होगा तो नाम से क्या करोगे, राइट? If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach मतलब खाली खाली स्टमक, जो पेट में दर्द होता है ना, वो aching मतलब दर्द होना, तो स्टमक में दर्द होना, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। तो ये लोग बांग्लादेशी जो इनसे मिली थी ये अनीस जंग, तो उन लोगों में से किसी ने इसको जवाब दिया था कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन सर्वाइवल देन आइडेंटिटी इन सर्वाइवल। और वही चीज हमारी है कि हमें यहाँ पे खाना मिलता है ना, राशन कार्ड मिल गया, वोट डालते थे हम भले, लेकिन हमें खाना मिल जाता है, अनाज मिल जाता है, हमारे लिए बहुत है। बाकी हम कचरा उठा के या करके भी जैसे भी हमारी जिंदगी चला देते हैं। हमें नाम नहीं मिला, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमें लाइट कनेक्शन नहीं है, हमें पानी नहीं मिलता रहने को, या हमें कोई बड़ी घर नहीं है हमारे, या हमें कोई नौकरी नहीं मिलती, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन हमें खाना तो मिलता है। वहां बांग्लादेश में हमारे पास शायद बड़े बड़े खेत खलिहान थे, बड़े घर भी थे, नाम भी था, सिटीजनशिप भी थी, लेकिन वहां पे रहने की हालत नहीं थी। दंगे हो गए थे, लोग हमारी जान के प्यासे थे, हमें भागना पड़ा वहां से। तो जान बचती है यहाँ पे, एटलीस्ट हमें वो तो चल रहा है। तो फूड इज बेटर, वो ये कह रहे हैं। सो हम उस फील्ड में, उस ग्रीन फील्ड में रहना पसंद नहीं करेंगे जो हमें ग्रेन नहीं देता हो। हमें यहाँ पे कचरे में रहना पसंद रहे, जहाँ हमें खाना तो मिलता है रहने को। एटलीस्ट हमारे बच्चे खाली पेट तो नहीं सोते हैं रात को, वो दर्द तो नहीं होता हमें। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड मतलब टूटी फूटी, तो जो साड़ियाँ पहनी हुई हैं उन लेडीज ने, वो भी चत्ती लगी हुई हैं या टूटी फूटी हैं। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, ये उन लोगों से उसने पूछा था कि आप लोग के पास तो ढाका में बहुत बड़े बड़े खेत खलिहान थे, नदियां वगैरह थी, वो सब छोड़ के तुम यहाँ पे क्यों आ गए? तो उनका ये जवाब था कि वहां पे खेत खलिहान थे लेकिन खाने को नहीं था, और जान के लाले पड़ रहे थे, तो हमें जान बचानी थी, खाना जरूरी था, राइट? Wherever they find food, they pitch their tents and become they pitch their tents and become what is transit homes। तो जहां भी इनको खाना मिलता है, चाहे दिल्ली की बॉर्डर पे या मुंबई की बॉर्डर पे या किसी भी बड़े शहर की बॉर्डर पे जाके ये बस जाते हैं, वहां पे कुछ लोग इनको राशन कार्ड बनवा के दे देते हैं, नेता लोग, और इनके पास खाना मिलने को तैयारी हो जाती है, तो ये लोग वहां पे अपना टेंट लगा लेते हैं और वहीं रहने लग जाते हैं। और ये टेंट ही इनके धीरे धीरे ट्रांजिट होम्स बन जाते हैं। ट्रांजिट होम्स मतलब कभी यहाँ पे घर है, कभी थोड़े दिनों बाद दूसरे कहीं जगह पे होगा। ट्रांजिट यानी मूविंग, मूव करते रहते हैं होम्स इनके। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे यहीं पैदा होते हैं, यहीं बड़े हो जाते हैं कई सारे। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बच्चे भी पेरेंट्स के साथ में या बड़े भाई बहनों के साथ में पार्टनर्स बन जाते हैं सर्वाइवल के। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी के इस इलाके में जहाँ सिर्फ बांग्लादेशी रहते हैं, इन लोगों के लिए सर्वाइवल का मतलब क्या है? कचरा उठाना। कि कचरा उठाएंगे तो दो चार पैसे मिलेंगे, और दो चार पैसे मिलेंगे तो कुछ खा पी पाएंगे, यही उनका सर्वाइवल का तरीका है। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, कि कई सालों से, मान लो उसके पिताजी पहले करते होंगे, फिर बड़ा भाई करता होगा, अब छोटा भाई करता है, तो कई सालों से कचरा ढूंढने की कला को भी, मतलब कचरा ढूंढने के काम को भी इन्होंने कला जैसा बना दिया है। कि अब उनको देखते ही पता पड़ जाता है कि बहुत बड़े कचरे के ढेर में, कि यार इसमें से अगर हम थोड़ा ढूंढेंगे तो हमें अच्छी खासी चीजें मिल जाएंगी। या कोई किसी कचरे के ढेर को देख के हम बोलते थे कि ये नहीं, इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, इसमें हाथ मत डालो। तो उनको आर्ट पता पड़ गई है किस तरीके से करना है उसको। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, अब उनके लिए कचरा, कहाँ कचरे का ढेर हमारे लिए खराब होता है, उनके लिए वो क्या है? गोल्ड है, गोल्ड माइन है, जहां से वो खोद के सोना निकालते हैं। इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, वो कचरे का ढेर ही उनके लिए रोज का खाना लाता है, डेली ब्रेड लाता है, और उसी की वजह से उनके घर के ऊपर यानी सर के ऊपर छत है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही वो छत बहती है, टपकती है, पानी बहता हुआ उसमें से, या टीन की छत है या रैक टारपोलिन की छत है, वो बहती है,
तो भी छत तो है ना. बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर. एक बच्चे के लिए वो भी बहुत है. घर है, माँ बाप हैं, छत है सर पे और खाने को मिल जाता है. तो एक बच्चा जो उस हालत में पैदा होता है उसके लिए वो भी बहुत है. फिर ये बोलती है, ये जब इसने पूछा था व्हाई डू यू डू दिस, तो ये सामने से साहिब ने क्या जवाब दिया, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट. तो साहिब कहता है कभी कभी मुझे 1 रुपए भी मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपए भी मिलते हैं, तो मेरा तो फायदा हो जाता है एकदम से. मेरे को बोतल वोतल बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है. हिज आईज लाइटिंग अप, और उसकी आंखों में चमक आती है ये बोलते हुए. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope for finding more. कह रहा है कि कचरे के डब्बे में अगर आपको कहीं पे एक सोने का सिक्का मिल जाए या चांदी का सिक्का मिल जाए, तो आप सिर्फ उससे खुश नहीं हो जाओगे, आपको लगेगा कि और भी होगा शायद, तो आप और खोदना चालू कर दोगे उसको, राइट? It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means for their parents. उन पेरेंट्स के लिए गार्बेज क्या है? सर्वाइवल, डेली ब्रेड, रूफ ओवर हेड. और इन बच्चों के लिए क्या है? गोल्ड माइन. तो बच्चे उस कचरे के ढेर को क्या देखते हैं? गोल्ड माइन की तरह देखते हैं. और अब उस काम में जितना ज्यादा खींच के लाते हैं अपना पैसा या प्लास्टिक वगैरह जो काम की चीजें निकाल के लाते हैं, वो खुशी मनाते हैं उसमें. ऐसा लगता है उनको गोल्ड मिल गया. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. तो बड़ों के लिए सर्वाइवल का मीन है ये, और बच्चों के लिए ये वंडर गिफ्ट है. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. तो इसके घर के पास में ही, नेबरहुड में ही एक क्लब भी था. वहां पे कुछ दो लोग टेनिस खेल रहे थे, व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के टेनिस खेल रहे थे. और वहीं पे उसने साहिब को देखा था, उस क्लब के बाहर की दीवार पे खड़ा होके वो देख रहा था. आई लाइक द गेम. जब मैंने उस साहिब को देखा, उसके पास में गई, तो उसने मेरे को बोला कि मेरे को गेम बहुत पसंद है टेनिस का. ही हम्स, हम्स मतलब अपने आप से कहना. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. क्योंकि उसको पता है, क्योंकि वो तो क्लब में जा नहीं सकता, क्लब में एंट्री मिलेगी नहीं उसको, और उसकी तो औकात भी नहीं है गेम खेलने की, लेकिन वो वहीं से खड़े खड़े उसको देखता रहता है, उसको गेम में मजा आता है. तो वो कह रहा है कि मैं एटलीस्ट एंजॉय करता हूँ यहाँ खड़े होके. आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड. और कभी कभार रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे, कभी कभार नहीं होता कोई भी आसपास, तो मैं कभी कभार खुद के अंदर भी चले जाता हूँ. आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स. फिर उसने बताया कि यहाँ का जो चौकीदार है वो भी हमारे ही इलाके का है, बांग्लादेशी है वो भी. तो जो रात के टाइम पे कभी कोई नहीं होता है, तो कभी कभार वो मुझे अलाउ कर देता रहता है, और मैं चुपचाप से अंदर जाता हूँ. और वहां पे जो झूला है ना क्लब में, वो झूला भी मैं यूज करता हूँ. द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग. स्विंग मतलब झूला यूज करने देता है. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. अभी जब मैंने साहिब को देखा, तो साहिब के पैर में चप्पल नहीं, जूते थे. और चप्पल तो पहले भी नहीं पहनता था, जूते थे उसके पैर में. और वो जूते हालांकि दोनों अलग अलग थे या एक ही जैसे थे, जो भी थे, बट उसकी शर्ट और उसकी शॉर्ट्स यानी कि जो चड्डी पहनी हुई थी, उसके साथ मैच नहीं करते थे. तो ऑब्वियसली इसको कहीं और से ही मतलब मिले होंगे या कुछ भी वगैरह. मैंने अभी जूते पे ध्यान दिया ही था कि सामने से साहिब ने खुद ही दिया एक्सप्लेनेशन उसका. समवन गेव टू मी, समवन गेव देम टू मी, यानी कि किसी ने मेरे को दिया है. ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. जानबूझ के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास जब नई चीजें, जूते वगैरह या कुछ देखते हैं हम लोग, ऐसा सोसाइटी में होता है, हम लोग देखते हैं, तो हमें लगता है कहीं से चुराया होगा, कहीं से मार लिया होगा, सिखाया ऐसा वगैरह. तो उसने अपने आप को एक्सक्यूज देते हुए, अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए बोला कि नहीं नहीं, किसी ने मेरे को दिए थे, मैंने चुराया नहीं है, जबकि पूछा भी नहीं उसके बारे में. तो भी the fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. अब ये कह रही है कि हो सकता है किसी बड़े अमीर घराने के लड़के के ये शूज होंगे, और उसने अब ये शूज थोड़े पुराने हो गए होंगे या कहीं से थोड़ा सा छेद वगैरह हो गया होगा उसमें, तो इसलिए उसने मना कर दिया होगा पहनने से और फेंक दिए होंगे कचरे के डिब्बे में, या शायद इसको दे दिए होंगे, या उसकी मम्मी ने इसको दे दिए होंगे. तो इसके लिए वो सच्चाई मैटर नहीं करती कि इस जूते में छेद है या ये जूते पुराने हैं या गंदे हैं या ऐसे हैं वगैरह. उसके लिए सच्चाई मैटर नहीं करती. उसके लिए क्या मैटर करता है कि जूते हैं, बस पहनना है. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर पैदल चला हो, नंगे पैर चला हो, उसके पास शूज होना, भले ही वो होल के साथ हो, भले ही छेद वाले शूज हों, उसके लिए ड्रीम कम ट्रू जैसा होता है.
but the game he is watching so intently is out of his reach. शूज तो चलो उसको किसी तरीके से मिल गए, किसी के पुराने फटे पुराने शूज मिल गए, बट जो गेम वो देख रहा है वो ऐसा ड्रीम देख रहा है जो उसके लिए कभी पॉसिबल नहीं खेल पाना. वो शायद उसको टूटा फूटा रैकेट मिल भी जाए लेकिन गेम कैसे खेल पाएगा. ओके, सर बस 5 ही मिनट है, 2 मिनट बल्कि खत्म होने वाला है. अरे सर नेक्स्ट पेज पे देख, कितना है? नेक्स्ट पेज पे देख, फर्स्ट पैराग्राफ में खत्म हो जाएगा. ये रहा, बताओ दिखेगा तो. ये रहा ना. हाँ ठीक है सर. Okay. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. अभी बता रही कुछ टाइम निकल गया, 1-2 साल निकल गए शायद, और बाद में अब साहिब थोड़ा बड़ा हो गया है, अब वो कचरा ढूंढ उठाने का काम नहीं करता है. अब मैं उसको देख रही हूँ तो वो मिल्क बूथ में काम करता है. वो मिल्क बूथ जा रहा है. साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर. उसके हाथ में अभी वो कचरे का झोला नहीं है जिसमें कचरा उठा के घूमता था पहले, वो नहीं है. अब उसके हाथ में स्टील का डब्बा है बड़ा, और वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है. और जब मैंने उसके सामने मिली तो वो बोलता है मेरे को, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड. कि अभी मैं इस सड़क के आखिरी कोने पे जो एक चाय की दुकान है वहां पे काम करता हूँ, और उसी के लिए मैं दूध लेने के लिए मिल्क बूथ पे जा रहा हूँ. वो डब्बा दिखाता है. ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस. तो दूर रास्ते में दिखाता है कि वो देखो वहां पे चाय की दुकान है ना, मैं वहां पे काम करता हूँ, उसके लिए दूध लेने जा रहा हूँ. आई एम पेड 100 रुपीज एंड ऑल माई मील्स. कि मुझे महीने के 800 रुपए मिलते हैं और खाने को भी मिलता है. तो उसने खुशी खुशी बताया कि मेरे को नौकरी मिल गई है. एक तरीके से उसको खुशी हो रही थी. डज ही लाइक द जॉब? क्वेश्चन ये राइटर ने हमसे पूछा है, क्या ये उसको जॉब पसंद है? आई आस्क. हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक. केयर फ्री का मतलब होता है बेपरवाह, कहते हैं ना बेफिक्रे, उड़े बेफिक्रे. तो वैसा बेफिक्र सी लुक नहीं है उसके चेहरे पे. चाहे उसने खुशी खुशी बताया कि उसको 800 रुपए मिलते हैं, खाने को मिलता है, उसके पास कपड़े हैं और एक अच्छी खासी जॉब जैसा नौकरी कर रहा है वो, लेकिन उसके पास वो फ्रीडम नहीं है, वो केयर फ्री लुक नहीं है चेहरे पे जो उसको कचरा ढूंढने के टाइम पे भी होती थी. कचरा ढूंढने के टाइम पे ये अपने काम का खुद मालिक होता था. आज ढूंढा तो ढूंढा, नहीं ढूंढा तो नहीं ढूंढा. वो अपना मालिकाना हक दिखाता था. वो इसके पास नहीं है अभी. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. उस टाइम पे वो जो प्लास्टिक बैग लेके घूमता रहता था वो इतना भारी होता था, जिसमें इतना सारा कचरा लेके घूमता था वो, तब भी वो खुशी खुशी उठा के घूमता था क्योंकि वो अपनी मर्जी से काम करता था. आज नौकरी करना उसका मजबूरी है क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है, शायद उसकी फैमिली भी होगी, शादी हो गई होगी मे बी, और उसको 800 रुपए कमाना उसकी मजबूरी है. तो वो जॉब करता है लेकिन वो उसके चेहरे पे, वो उसके टी शॉप के ओनर का है. तो ये एक नौकरी का सिंबल है, और वो बैग जो था प्लास्टिक का वो एक बिजनेस का सिंबल था. तो ये भी एक चीज उसने बोली है कि बिजनेस कैसा भी हो, भले कचरे का भी हो, उसका खुद का था वो. अभी ये नौकरी कैसी भी हो वो नौकरी ही रहेगी, ये बता रही है. द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू हिज, द मैन हु ओन्स द टी शॉप. साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा, अब वो नौकरी करता है.